हेलो गाइस, तो मैं आज लोग के लिए बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 6 वीडियो लेकर आ गया हूं और आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, हम इससे पहले वाला जो वीडियो है पार्ट 5 उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, परमाणु संरचना के बारे में। तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छा सा देखें, पूरा देखें, क्योंकि उस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारा टॉपिक 3D मॉलिक्यूलर एनिमेशन वीडियो के द्वारा दिखाया गया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि यदि आप बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 5 वीडियो यदि अच्छे से पूरा देख लेते हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम उसी के आगे बात करने वाले हैं आज। ठीक है, हम उन एटॉमिक मॉडल से ठीक है हम समझ चुके हैं कि परमाणु की संरचना किस प्रकार है। ठीक है, तो उस एटॉमिक मॉडल के पढ़ने के बाद हमें परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, कि परमाणु में दो भाग होते हैं, दो भाग होता है, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। एक होता है नाभिक, दूसरा होता है नाभिक के बाह्य भाग। तो नाभिक के मतलब न्यूक्लियस के में जो होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो परमाणु संख्या को सूचित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या, मतलब किसी भी परमाणु की संख्या जो होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे और जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो दोनों का जो योग होगा, एडिशन होगा, वो द्रव्यमान संख्या को बताएगा, मास नंबर को बताएगा। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये चीज तो सिंपल है। ठीक है, लेकिन हम आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, कि परमाणु के जो बाह्य भाग होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है, नाभिक के चारों ओर, वे किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसकी स्थिति क्या होता है, उसकी ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के किस तरह से मतलब पूरी सूचनाएं किस तरह से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जैसे यदि बात करते हैं तो जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, उनका स्थिति, सभी इलेक्ट्रॉन का स्थिति एक सेम नहीं होता है, सब इलेक्ट्रॉन का स्थिति अलग अलग होता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि दुनिया में जितना भी लोग हैं, आदमी है, तो उनका जो एड्रेस होगा, उनकी जो पता होगा वो अलग अलग होगा। यदि बात करते हैं कि किसी जैसे कोई आदमी है तो यह इस दुनिया के मतलब इस पृथ्वी के किसी एक देश में रहता होगा और किसी देश में, ठीक है, वो किसी शहर में रहता होगा और किसी शहर के कोई मोहल्ले में रहता होगा और उस मोहल्ले के किसी एक बिल्डिंग में रहता होगा। तो उसका इस प्रकार से एड्रेस हुआ, स्थिति हुआ। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी स्थिति है, क्योंकि जो बोल सकते हैं उसकी नाभिक के जो बाहरी भाग है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे देखिए, नाभिक के जो बाह्य भाग में होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है निश्चित ऊर्जा के साथ, उसको बोलते हैं सेल। दूसरा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। हिंदी में इसका मतलब होता है कोश या कक्ष या कक्ष। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो सेल है उसको इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, KLMN। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल टर्म में लिखा गया है। और आगे यदि मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो इसका मान कुछ ऐसा होता है कि यदि n के मान 1 हो, ठीक है, यानी पहली कक्षा, उसको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। और जिसका जैसे यहाँ पे बोल सकते हो K सेल होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल टर्म इसका K होता है। n बराबर यदि 2 रहे तब वह L सेल होगा, 3 रहे तो M सेल होगा, 4 रहे तो N सेल होगा। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते रहता है। ठीक है, तो सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं, सेल के अंदर भी सब सेल है। ठीक है, ठीक है, जैसे बांग चलते हैं देश, तो देश के अंदर क्या है, बहुत सारे शहर है। उसी प्रकार से उसके बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो उस जैसे परमाणु है तो परमाणु पूरा दुनिया हो गया। ठीक है, अब उस पूरा अलग अलग देश है तो देश हो गया, मतलब बोल सकते हैं ऑर्बिट हो गया। अब उसमें सब सेल मतलब बोल सकते हैं कि अलग अलग सिटी है, शहर है, तो वो एक सब सेल है। ठीक है, अब शहर के अंदर क्या होता है, अलग अलग मोहल्ले होते हैं, तो वो मोहल्ला बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये हो गया ऑर्बिटल। इस प्रकार से मतलब बोल सकते हो। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो नाभिक के बाह्य भाग में जो सेल होते हैं, अब सेल के अंदर सब सेल है, तो अब इस सब सेल भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये देखिए सब सेल जो होते हैं वो SPDF 4 प्रकार की अभी सब सेल फिलहाल हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका देखिए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है जैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रोटेट करते रहता है।
ठीक है, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर इक्वेशन से, बहुत सारे साइंटिस्टों से इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर एटम के मिला है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3D, ठीक है, 3D में घूमते रहता है, ठीक है, यानी बोल त्रिविमीय रूप से घूमते रहता है, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी एक प्लेन में नहीं घूमता, मतलब वो 3D, उन्हें तीनों अक्ष पर घूमते रहता है। तो उनसे उनके आधार पर यहाँ पे, ठीक है, बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं कि इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल वह 3D का वह एक स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन की रहने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, तो ऑर्बिटल जैसे इसका देखिए आकार अलग अलग होता है, ये अलग अलग, ये एक बोल सकते हो कि ये ऑर्बिटल जो होता है वो एक अपनी अभिन्यास अलग, सभी ऑर्बिटल का अभिन्यास यानी बोले तो कॉन्फ़िगरेशन उसका अलग अलग होता है, अलग अलग अक्षों पर, अलग अलग तल पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल है, जैसे सब सेल है एस पी डी एफ, ठीक है। अब इसमें भी कई अलग अलग, और इसमें जो होता है सभी में अलग अलग ऑर्बिटलों की संख्या होती है। एस यदि बात करें तो एस गोला आकार का होता है, गोल होता है, ठीक है। अब ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं गोल होने की वजह से यह इसका अभिन्यास एक ही होता है, ठीक है, यानी यह जो इसका ऑर्बिटल एस में एक ही पाया जाता है। पी सब सेल जो होता है वह डंबल सेट के होता है, ठीक है, ठीक है। डंबल कहने का मतलब इस प्रकार से डमरू की तरह होता है, ठीक है, ये दोनों मतलब सकते हैं जैसे गुब्बारा, इधर से गुब्बारा, इस टाइप से उसका आकार होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ठीक है। उसी तरह से देख सकते हो कि इसमें जो होता है ये इस प्रकार से इसका शेप होने की वजह से यह तीन टाइप के, इसका तीन प्रकार, मतलब तीन को इसमें ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक बोल सकते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो तीन प्रकार के ऑर्बिटल हुए, ठीक है, इसका तीन अभिन्यास होता है। आगे यदि बात करने वाले हैं डी सबसेल, तो डी सबसेल में तीन प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो शेप होता है वो डबल डंबल सेट होता है, तो डबल डंबल सेट होने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है वो 5 प्रकार के होता है, ठीक है। वो बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नाम उसका दिया जाता है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आगे बोल सकते हैं एफ, एफ जैसे एफ जो बोलते हैं, एफ में 7 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एफ सबसेल के, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स शेप होने की वजह से इसमें 7 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये हमको उतना पढ़ना नहीं है सिलेबस में, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये सब जो ऑर्बिटल होते हैं वो परमाणु में किस तरह से स्थित होते हैं, ठीक है, इस सब ऑर्बिटलों का किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो आइए एक पिक्चर के द्वारा देखते हैं। जैसे देखिए पहला सेल का जो ऑर्बिटल होता है 1s, वो जैसे न्यूक्लियस के करीब होता है, ये बहुत छोटा ऑर्बिट है, ठीक है, तो इसमें एक ही प्रकार की ये होता है। अगला देखिए वो जो होता है उसके बाद जो दूसरे सेल का होता है 2s, ठीक है, ये जस्ट 1s के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिटल आता है 2px जो डंबल सेट के होता है, अब ये एक्स अक्ष पर स्थिर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिटल आता है वह 2py जो y अक्ष पर अरेंज होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिटल आता है वह 2pz जो z अक्ष पर स्थित रहता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिटल होगा वो अब होगा तीसरा सेल के 3s, ठीक है। तो 3s जो होता है ये सभी ऑर्बिटलों के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो 3px, ठीक है। तो 3px जो होगा ये डबल सेट का है जो x अक्ष पर स्थित रहता है। तो इसके बाद जो ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वो 3py डबल सेट का है, तो ये जो होगा y अक्ष पर स्थिर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिटल होता है वह होता है 3pz, ठीक है, तो ये z अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से पी सबसेल के तीनों ऑर्बिटल अरेंज रहते हैं। आगे देखिए 4s, तो 4s के जो होता है जस्ट इसके बाद जो आता है वह इन सभी ऑर्बिटल के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो 3dz स्क्वायर, तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं z अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये जो होते हैं ये x अक्ष और y अक्ष पर स्थित होते हैं। उसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो 3dxy, ठीक है, तो ये जो होगा x अक्ष और y अक्ष के बीचों बीच होता है, ठीक है। अब ये जो इसके बाद जो ऑर्बिटल आता है वह 3dxz जे x अक्ष और
जेड अक्ष के बीचों बीच होता है। उसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा वो 3D YZ होता है, ठीक है, जो वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीचों बीच होता है, ठीक है। तो ये सभी ऑर्बिटलों के कॉम्बिनेशन से परमाणु का जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो लगभग गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी ऑर्बिटलों के कॉम्बिनेशन से परमाणु के पूरी स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, कि इस तरह से किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। थैंक यू। आगे बात करने वाले हैं कि इन सारे कंसेप्टों को समझने के बाद परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि परमाणु के सेंटर में, ठीक है, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब इसके चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाभिक के जो करीब जो ऑर्बिट होते हैं, जैसे एक निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते हैं, तो उसके पथ को ही जिसमें आप घूम रहे हैं निश्चित ऊर्जा के साथ, उसको बोलते हैं ऑर्बिट यानी सेल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर सब सेल होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से समझेंगे। एक चीज और समझेंगे कि जो नाभिक के करीब है, जो न्यूक्लियस के जो नजदीक है, उसकी ऊर्जा कम होता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले जो है इसकी ऊर्जा अधिक होता है। तो ये इस तरह से बोल सकते हैं जो करीब है उसकी ऊर्जा कम होगा, और जो दूर जितना ही दूर होगा उसकी ऊर्जा बढ़ते जाता है, ठीक। तो देखिए इसको जैसे बोल सकते हैं कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो ये जो चारों ओर चक्कर काटते हैं अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, जैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे n बराबर 1 होगा तो वो k सेल में होंगे यदि, ठीक है। और दूसरी मतलब बोल सकते हैं पहली कक्षा को मतलब k सेल, ठीक है, दूसरी कक्षा होगा तो l, तीसरी होगा तो m, और चौथी कक्षा होगा तो n सेल, ठीक है। इस तरह से उसको बताया गया है, ठीक है, मतलब एक टर्म के रूप में लिखा जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पहली सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, ठीक है। देखिए ये जो सेल है बहुत छोटा है, तो छोटा है तो उसमें जैसे बड़ा, जैसे बोल सकते हैं कि जैसे आपको जैसे एक घर है, तो घर के अंदर यदि घर छोटा है तो उसमें रूम छोटे छोटे होंगे, यानी कम होंगे रूमों की संख्या छोटा होगा। यदि आपको बिल्डिंग बनाना है तो यदि जगह कम होगा तो वहाँ पे कम हो सकता है रूमों की संख्या, लेकिन यदि अधिक होगा तो अधिक। उसी तरह से बोल सकते हैं इसका मतलब ये नजदीक है तो इसकी एरिया कम होता है, इसमें एक ही ऑर्बिट होंगे, ठीक है। अब जैसे बोल सकते हैं जैसे जाएगा तो इसमें देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 इसमें बोल सकते हैं n बराबर 2 होगा तो इसमें s और p होंगे, n बराबर 3 होंगे तो s p d, यानी बोल सकते हैं जितना n के मान होगा सब सेलों की संख्या उस सेल में उतना ही होता है, यानी n के मान के बराबर होते हैं सब सेलों की कुल संख्या, ठीक है। तो कुछ एक टेबल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि देखिए ये जो है आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक के बाह्य भाग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल और सबसेल। अब इसमें देखिए बोल सकते हैं, जैसे देख सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा वह 2n² होगा, ठीक है। और ऑर्बिटल की संख्या n²। n मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n जो आ रहा है सब में n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे बोलते हैं इसको। ऐसे बोल सकते हैं कि सेलों की संख्या, पहला सेल, दूसरी सेल, ठीक है, तीसरी सेल, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखिए सब सेल, तो सब सेल भी जो होते हैं, सब सेल की संख्या किसी भी और मतलब सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 2l+1। देखिए हम क्वांटम नंबर में समझेंगे, ठीक है, एल क्या है। अब और जैसे बोल सकते हैं इसके आधा होंगे ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होते हैं, तो देखिए इस ऑर्बिटल की संख्या जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको आधा हो जाएगा, इसलिए 2l+1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से देखिए आप, इसको बहुत काम आएगा। आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है, अब क्वांटम नंबर के बारे में। देखिए अब इलेक्ट्रॉनों को स्थिति ज्ञात करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म की आवश्यकता होती है, किसी के वैल्यू निकालने के लिए मैथमेटिकल टर्म की जरूरत होती है, इसलिए यह क्वांटम नंबर के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हमें मिल जाता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन के एक एड्रेस को बताता है। जैसे मान के चला जाए कि किसी कोई आदमी है, तो कोई आदमी के एड्रेस देखना है तो क्या करता है कि वह आदमी इस दुनिया के किस देश में रहता है, अब उस देश के किस शहर में रहता है, दिल्ली से है, मुंबई से है, किस तरह से, कहां से वो बिलोंग करता है, ठीक है, उस शहर के किस कॉलोनी, किस मोहल्ले से रहता है, ठीक है, उस मोहल्ले में किस बिल्डिंग में रहता है, इस चीज को उसका एड्रेस हुआ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में रहता है, अब किस कक्षा के किस उप कक्षा में रहता है,
किस सबसेल में रहता है, किस सबसेल के किस ऑर्बिटल में रहता है, क्योंकि सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, किस ऑर्बिटल में रहता है। अब ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक टाइप की गति नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर गति करते रहता है, तो जो एक क्लॉकवाइज करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं कि वह क्लॉकवाइज घूम रहा है ऑर्बिटल में कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखिए क्वांटम नंबर हम सारे चीज समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति। तो देखिए क्वांटम संख्या को इस प्रकार से ही डिफिनेशन दिया जाता है कि क्वांटम संख्या एक ऐसी चार संख्याओं का सेट है जिनकी सहायता से किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। अब कौन कौन सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या नाभिक से दूरी, मतलब रेडियस कितना है, इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है उसके इसके नाभिक से बीच की दूरी कितना है, कक्षक की आकृति कि उस कक्षक जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल की आकृति कैसा है, गोल है, डंबल है कि डबल डंबल सेट है, ये चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। अभिन्यास, अभिन्यास मतलब वो जो कक्षक है, मतलब वो जो ऑर्बिटल वो किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर बिलोंग कर रहा है कि वाई अक्ष पर कि जेड अक्ष पर कि बिना अक्ष वाला है, नॉन एक्सियल है, वो एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है, चीज को देखते हैं। आगे देखिए चक्रण की दिशा, चक्रण की दिशा मतलब वो स्पिन में, ठीक है, मतलब अपने मतलब बोल सकते हैं ऑर्बिटल में वो किस प्रकार से गति कर रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। आगे देखिए डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, अगला डिफरेंस बोल सकते हैं इसको सिंपल रूप से कि क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो परमाणु की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती है, वे क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए क्वांटम संख्या को चार प्रकार है, देखिए बोल सकते हैं क्वांटम संख्या के चार प्रकार होती है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह जो है वो निम्न बात बताते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। पहला है कि यह जो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, वह किस कक्षा में है, एन मतलब पहली कक्षा में है मतलब के सेल में है, कि दूसरी कक्षा में है एल सेल में है, तीसरी कक्षा मतलब एम सेल में है, कि चौथी कक्षा एन सेल में है, इस चीज को बताता है। दूसरा बोल सकते हैं कि यह जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की ऊर्जा के बारे में बताएगा कि यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा की ऊर्जा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कक्षा की ऊर्जा कितना है, कितना एनर्जी लेवल है, उस चीज को यहाँ पे बताता है इस एक फॉर्मूला के द्वारा। बोर्न नामक साइंटिस्ट को दिया था कि एनर्जी बनाम निकालने के लिए कि ई एन बराबर, एन के मान आप रखिए जिस ऑर्बिट पे निकालना है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला लिखा गया है कि ई एन बराबर -13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो आप एन जेड बराबर परमाणु संख्या हो गया एटम का, ठीक है। अब यहाँ पर एन स्क्वायर जो हुआ ये हो गया आपका कक्षा की संख्या, ठीक है, कि एन बराबर 1 है 2 है, ये हो गया आपको एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नोट कर रहा है। तो आगे देखिए यहाँ पे इस तरह से आप एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा बात क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कितनी है, यानी इसकी जो है वह नाभिक से कितना दूर है, ठीक है। तो वही देखिए बोर्न नामक साइंटिस्ट ने एक और फॉर्मूला दिया था रेडियस निकालने के लिए, आप इससे आप निकाल सकते हैं कि आर एन बराबर 0.059 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एन है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जेड है परमाणु की संख्या, तो आप इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ये जो मान आया है ये पूरे कैलकुलेट करके मान आया है, ठीक है, सबके मान पुट करने के बाद कुछ ऐसा आता है। आगे देखिए द्विगंशिक क्वांटम संख्या, द्विगंशिक क्वांटम संख्या मतलब एजुमुथल नंबर। दूसरा जो है क्वांटम संख्या के प्रकार वो द्विगंशिक क्वांटम संख्या है, एजुमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम देखिए एजुमुथल क्वांटम नंबर को एल से नोट करते हैं, प्रिंसिपल को एन से, अब इसको एल से, याद रखिए एजुमुथल अंत में एल लगल है इसलिए इसको एल से डिनोट करेंगे, द्विगंशिक क्वांटम संख्या को एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। यह निम्न बात बताएगा, पहला इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में है, किस सबसेल में है, ठीक है। यदि एल बराबर यहाँ पे बोल सकते हैं एल बराबर 0 होगा, नहीं एल के देखिए एल का मान है द्विगंशिक क्वांटम संख्या का मान, एल बराबर 0 होगा तो वो एस सबसेल को डिनोट करता है, 1 होगा तो पी सबसेल, यानी पी के लिए एल के मान 1 होता है, एल के एस के लिए एल के मान 0 होता है, पी उसे डी है तो 2 होगा एल के मान तो डी, 3 होगा तो एफ, यानी एफ
जो एल के मान जो होता है वो 3 होता है, डी के लिए 2 होता है। तो इस तरह से याद रखते हैं SPDF, यानी 0 से लेकर 3 तक है। आप कंटिन्यू याद रखिए SPDF और फिर से 0 से लेकर 3 तक डायरेक्ट याद होगा। ठीक है, आगे देखिए, यह जो लिखा हुआ है यह ऊर्जा क्रम में लिखा गया, एनर्जी वाइज लिखा हुआ है SPDF। एस सबसे कम ऊर्जा वाला, इसके बाद P, इसके बाद D, इसके बाद F होता है। तो इस चीज को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत यूज करेंगे, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बात बताएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या, वह बताता है, ठीक है, कि किसी कक्षा में n के लिए, ठीक है, l के मान 0 से n-1 तक होता है। कोई कक्षा है, कुछ मतलब ऑर्बिट है, उसके लिए l का जो मान होगा 0 से लेके n-1 तक होता है। आप n जैसे n बराबर 2 है तो 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके आप n-2 यानी 0 और 1 होगा। ठीक है, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, यदि n बराबर 1 होगा तो l के मान 0 से लेके n-1 तक, तो n के मान रखेंगे तो n0 सिर्फ 0 एक वैल्यू आएगा। ठीक है, दूसरा यदि बात मतलब बोल सकते हैं कि l बराबर 0 यानी इसमें f सबसेल होगा, यानी पहली कक्षा में कितनी होती है सबसेल, तो 1 होता है, मतलब सिर्फ s सबसेल, इसीलिए आता है ये वो बोलते हैं। अगला बोल सकते हैं n बराबर 2 होगा तो l के मान 2 पॉसिबल है, 0 और 1, 0 और 1, तो 0 होगा तो s सबसेल और 1 होगा तो p सबसेल। आगे देखिए n बराबर 3 तो l के मान 3 पॉसिबल होता है, 0, 1, 2, ठीक है, तो यहाँ पे 3, तो 0 होगा तो s, 1 होगा तो p, 2 होगा तो d। यदि n बराबर 4 होगा तो l के मान 4 मान पॉसिबल होता है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं s बराबर 0 होगा तो s सबसेल, 1 होगा तो p सबसेल, 2 होगा तो d सबसेल और ये 3 होगा तो f सबसेल। ठीक है, तो l के मान देखिए, l के मान जो भी मान आ रहा है वह n के बराबर, n के मान जितना है टोटल l के मान उतना आ जा रहा है। n के मान n बराबर जितना है, मतलब जिस कक्षा में का है, मतलब चौथी कक्षा के, तो उसके लिए l के मान 4 होगा, 0 से लेकर 4। ठीक है, ऐसा टोटल मान l के लिए। तीसरा बात जो जिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ये बताता है कि कोणीय संवेग को दर्शाएगा, मतलब यह जो दर्शाता है वह कोणीय संवेग को दर्शाता है। और कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है √L × L + 1 × h/2π, इस तरह से होता है। ठीक है, तब इससे मान रख L के मान रख करके आप उसका कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो बोल सकते हैं L जो है वह जिमुथल क्वांटम नंबर है और h जो है प्लांक कांस्टेंट है, और बोल सकते हैं यहाँ पे जो 2π है कांस्टेंट मान है। ठीक है, आप सबको मान रख करके आप कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। अगला बोलिए तीसरा जो है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखिए, यहाँ पर m है तो इसको m डिनोट करते हैं, यह जो इसको डिनोट किया जाता है m से दर्शाते हैं। देखिए ये क्या बताता है, यह मतलब बोल सकते हैं सिंपल से बोल सकते हैं ये ऑर्बिटल को दर्शाता है। देखिए ये जो बता रहा था प्रिंसिपल एक कक्षा के फर्स्ट जो है वो ऑर्बिट की, और जो मुथल जो है वो सबसेल को बताएगा, और मैग्नेटिक जो है ऑर्बिटल को बताएगा। ऑर्बिटल के अंदर जो जैसे स्पिन है तो स्पिन नंबर जो है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो उसके रोटेशन को बताता है कि वो किस प्रकार से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चीज को समझिए। तो देखिए यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में, किस ऑर्बिटल में वो घूम रहा है। ठीक है, इस चीज को बताएगा। दूसरा बोल सकते हैं कि यह उप कक्षा के अभिन्यास को बताएगा, और अक्ष की स्थिति को, किस अक्ष में उसका उप कक्षा किस अक्ष में है, y अक्ष है, ठीक है, z अक्ष की x अक्ष, इस तरह से वह अभिन्यास को बताता है, मतलब अपने अक्ष की स्थिति को बताता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं उसमें कक्षक की संख्या बताता है कि जो भी सबसेल है उसमें कक्षक की संख्या टोटल कितना है, ये चीज को बताएगा। और यह जो मान है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है, इसका जो मान है वह L के मान पर निर्भर करेगा। अब इसका टोटल जो मान होता है देखिए, इसका जो मान होता है -L से लेकर के +L तक, यानी L के मान जितना है उसको बस माइनस से लेकर के और प्लस तक ले जाओ, जितना नंबर रहेगा वो सब m के मान निकल के आएगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं जबकि कुल मान टोटल जो मान होता है वह 12 + 1 होता है, 12 + 1 होते हैं टोटल, यानी बोल सकते हैं कि टोटल और उस L के लिए मतलब कुछ उसमें जो होंगे टोटल ऑर्बिट की जो संख्या होगा वो 12 + 1 होता है।
कुल मान मतलब ऑर्बिटल की दिखा रहा है, ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल जो होंगे टोटल जो कक्षक होंगे वो 12+1 होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्बिटल में, ठीक है, आपको देख सकते हैं कि सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितना है, तो 12+1। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके दोगुना होता है, दोगुना 2 से गुना किया गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे देखिए, अब इसको टेबल से समझेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है एल के मान लिखा गया है, टोटल वैल्यू ऑफ एम की, एम के मान जो भी आएगा वो टोटल कितना आएगा, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ एम मतलब एम का यहाँ पे वैल्यू सभी ऑर्बिटलों के लिए एम का क्या मान होगा। देखिए एल का मान 0 होगा तो एस सब सेल में होगा, एस सब सेल बोले तो टोटल मान निकल के जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं एक ही सब सेल इसमें आ सकता है। आगे देखिए एल बराबर 1 होगा तो पी सब सेल, तो पी सब सेल में कुल एम के मान कितना निकल जाएगा, तो 2, एल के मान 1 होता है 2 गुने 1 प्लस 1, ठीक है, 3 मान निकल के आया। एल बराबर 2 होता है तो एल बराबर 2 होगा तो डी सब सेल 2 इंटू 2 प्लस 1, देखिए 5 को मान, देखिए 5 को निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए 3 जब आया था तो 3 माइनस 1 0 प्लस 1, 3 मान अलग अलग सबके एम के मान, यहाँ पर जो भी मान निकल के आया है वो सब एम के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान आया है, एम के मान आ रहा है। यहाँ पर देखिए 5 आया है एल बराबर 2 रखने पर, तो टोटल मान एम आया को 5। ये कौन कौन आया, अभी तक क्या बोला था कि माइनस एल से प्लस एल, तो देखिए यहाँ पे एल का मान 2 है तो उसको -2 से लेकर के +2 तक इसका टोटल एम के मान होगा। उसी तरह से एल बराबर 3 है तो एफ सब सेल टोटल मान इसका निकल के आएगा 7 आ सकता है, तो 7 आएगा तो कहां से आएगा, एल बराबर -3 से लेकर के +3 तक जाएगा, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 टोटल 7 हो। तो इस तरह से हम एल के मान रख करके एम के मान निकालते हैं। तो यह हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जो आपको ऑर्बिटल को दर्शा रहा है, ठीक है। आगे देखिए चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यह जो होता है इलेक्ट्रॉन के अक्षीय चक्रण की दिशा को बताएगा, अक्षीय चक्रण को दिशा को बताता है कि वह जो है वह किस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, इस चीज को बताएगा। देखिए तो यहाँ पे समझ सकते हैं चक्रण क्वांटम संख्या जो है, ठीक है, यह क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की अक्षीय चक्रण की दिशा, यानी किस प्रकार से वह मतलब गति कर रहा है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में कर रहा है। जैसे क्लॉकवाइज करेगा तो उसका मान जो एस के मान निकल के आया है +1/2, यदि एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो इसका जो मान आएगा एस के लिए वो -1/2, बस एक +1/2 है, दूसरा हो जाएगा -1/2। क्लॉकवाइज के होता है +1/2 तो एंटी क्लॉकवाइज के -1/2। ये ऑर्बिटल में इस तरह से गति होता है, ठीक, किसी भी ऑर्बिटल में ये हो के +1 होगा 1/2 होगा तो एक के -1/2 होगा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपको क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को हम सारे चीज को समझ करके, ठीक है, एक समरी के रूप में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ये सबका यूज होता है, प्रयोग होता है, इसलिए इसको बताना जरूरी था, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि कौन से क्वांटम नंबर क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज बताता है, ठीक है। तो उस चीज को हम कैसे फाइंड करते हैं, आप यहाँ पे फाइंड किस तरह से किया गया देख चुके हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, इसके बाद हम जो आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट, अब इससे सारांश कुछ समरी बताएंगे कि इससे हम क्या सीखे, कैसे कैसे मान निकलता है, इस चीज को हम आगे करेंगे। तो इन सारे क्वांटम संख्याओं के पढ़ने के बाद हम कुछ बेसिक टर्म याद रखते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया गया है कि परमाणु में 2 भाग होते हैं, एक होता है नाभिक, एक होता है नाभिक के बाह्य भाग। तो अब देखेंगे कि नाभिक के जो बाह्य भाग है इसमें क्या क्या होते हैं, अब किस तरह से हमें कुछ बेसिक टर्म जनरल रूप से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टेबल में, जैसे पहले भी बता चुके हैं कुछ। देखिए जैसे न्यूक्लियस के जो होता है आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, तो मतलब नाभिक के जो बाह्य भाग में क्या क्या होते हैं, तो ऑर्बिट होते हैं, यानी सेल बोल सकते हैं, सब सेल होते हैं, और ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हुआ उसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी सब जो है ऑर्बिट है, सब सेल जो ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा सभी में, ठीक है। अब देखेंगे कि जो ऑर्बिट है और सब सेल है, तो इसमें बोल सकते हैं ऑर्बिटल की संख्या कितना होगा। अब इसमें देखेंगे कि जो ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम सब सेल कितना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर क्या आता है, तो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे, तब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे मान के चला जाए कि जो ऑर्बिट है, कोई भी ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर हो सकता है। अब 2n स्क्वायर मतलब n के मान आप रखिए, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n बराबर 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट n बराबर 2 होगा। तो यहाँ पे जब मान रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कुछ इस प्रकार आता है। देखिए चीज को याद रखेंगे हर समय कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होगा, ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम संख्या होंगे उसमें n स्क्वायर होंगे, और सबसेल की जो मैक्सिमम जो सबसेल होंगे वो n मतलब n के बराबर। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट, जैसे n बराबर 1, देखिए यहाँ पे कुछ हम लिख रहे हैं, जैसे ऑर्बिट है तो ऑर्बिट में जैसे बोले तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से कुछ ऑर्बिट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे ऑर्बिटल और सबसेल की संख्या। जैसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट में n बराबर 1 रखते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, आप यहाँ से देखिए 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर यदि 1 रखते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन के मान कितना आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको n के मान रखने पर। ठीक है, ऑर्बिटल की संख्या देख रहे हैं तो n स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, 1, यानी इसमें जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब जो सबसेल होगा, वह जो सबसेल होता है वो जैसे एक ही होता है। ठीक है, देखिए जो सबसेल की जो संख्या होते हैं ये n के मान के बराबर, ठीक है, ये n के मान के बराबर होता है। तो n बराबर 1 यानी सबसेल 1 होगा, तो कौन कौन सबसेल होगा, ओनली फॉर सबसेल एक होता है, तो 1s होता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल में यदि n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे इसको n के मान 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ जो मान आएगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितना आ सकता है, 8 आएगा। ठीक है, मान रखिए यहाँ पे 2 सेकेंड सेल के लिए n बराबर 2, तो यहाँ पे 8 आया। तो ऑर्बिटल की संख्या आएगा, आप इसको 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, 4 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब सबसेल कितना होगा, तो सबसेल जो होगा वह n के बराबर होगा। तो n बराबर 2 है तो सबसेल 2 होता है। तो कौन कौन सबसेल होता है, एक होता है 1s, ठीक है, सॉरी ये होता है 2s और 2p। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं तो n बराबर 3 रखते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वो 18 हो जाएगा, यानी इसमें 3 सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रहते हैं, तीसरा सेल में 18। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल की संख्या कितना हो सकता है, तो n इंटू n के स्क्वायर कर देंगे, मतलब n का 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, 9। अब इसमें सबसेल होगा वो 3 गो होगा, कौन कौन होगा, तो 3s, 3p और 3d होगा। ठीक है, आगे बात करने हैं n बराबर यदि 4 रहेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि 4 रखते हैं तो यहाँ पे 4 यदि रखेंगे तो n बराबर, तो आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 आ जाएगा, तो 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम संख्या होंगे, आप इसको मान रख सकते हैं कि ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम संख्या हो रहे हैं ये बोल सकते हैं कि आ सकता है कितना, 4 रखने पर 16, यानी 16 होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे सबसेल की जो संख्या होगा वह सबसेल कितना हो सकता है, 4, यानी n बराबर 4, तो नंबर ऑफ सबसेल 4 होगा। तो कौन कौन होते हैं, 4s, 4p और 4d और 4f। ठीक है, इतना बात जरूर याद रखिएगा कि s जो फर्स्ट सेल में जो होता है वह ओनली फॉर s होता है, सेकेंड सेल में आता है s और p, यानी p जो स्टार्ट होता है सबसेल वह सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी इसका खाता जब भी खुलेगा तो 2 से खुलेगा। ठीक है, आगे देखिए जो है n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 में देखिए एक नया ऑर्बिटल, सभी जो ऑर्बिटल अलग अलग ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल ऐड हो जाते हैं। देखिए तीसरा में एक ऑर्बिटल ऐड हो जाएगा, तो ये क्या है, तो d, तो d जो स्टार्ट होता है, जो d जो आता है वो 3 तीसरा सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, आना अब देखिए n बराबर 4 है तो देखिए यहाँ पे एक नया ऑर्बिटल आ गया 4f, तो मतलब बोल सकते हैं कि चौथा ऑर्बिटल में जो है 4f, देखिए 4 का जो f है वो स्टार्ट होता है 4 सेल से। ठीक है, तो f जो होता है वो 4 सेल से ही स्टार्ट होता है आने के लिए। ठीक है, तो 4 सेल से आता है, तो ऐसे ही याद बात रखेंगे हर चीज को। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि इसमें सबसेल, तो सबसेल किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 2 इंटू 12 प्लस 1। अब एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आप हर सबसेल किसी भी आप सबसेल को लिए आप उसका मान पुट कर, जैसे एस के, तो एस के लिए जो होता है वो एल के मान 0 होता है, तो जैसे यहाँ पे 0 मान पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एस सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे बोलिए, जैसे मान के चलते हैं कि मतलब एस है तो पी के लिए कितना होता है 1 होता है एल के मान, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको देखिए 1 यदि पुट करते हैं तो यहाँ पे 1, ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है पी में। उसी तरह से आगे आप मान पुट कर सकते हैं, आपको सब इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम निकलते जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल की संख्या कितना होगा आप यहाँ पे आप मान पुट करिए, 2l + 1 होता है, जनरल टर्म है, तो यहाँ पे एल के मान एस के लिए 0 होता है, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यानी एस और जो सबसेल में एक ही ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो होता है बस एक ही आपको 1s। ठीक है, अब अगर मान के चलते हैं कि पी और सबसेल, तो पी सबसेल में 2 होता है और सॉरी 2, तो यहाँ पे पी के लिए 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे 3, तो यानी पी में कितना होता है 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, डी रखिएगा तो डी में 5 आ जाएगा, डी में बोल सकते हैं डी के लिए यहाँ पे मान होता है कितना, एल का मान डी के लिए होता है 2, तो 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 5, यानी बोल सकते हैं कि डी सबसेल में ऑर्बिटलों की संख्या 5 होता है। ठीक है, उसी तरह से आगे आप एफ के लिए जैसे 3, तो 3 मान करिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो बोल सकते हैं कि एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 होते हैं, ये चीज तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो ये था कुछ आपका बेसिक टर्म, आप इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसेल, तो सबसेल में जो होते हैं आप देखिए ऑर्बिट से एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो होते हैं ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप सबसेल से भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, या जनरल आप याद रखिएगा कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है ऑर्बिटल वो एक ही होता है। ठीक है, पी में जैसे 3 ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकते हैं 6। डी में ऑर्बिटल की संख्या 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा उसका दुगना। ठीक है, उसके दुगना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यह चीज समझेंगे कि एफ है तो एफ के लिए 7 होता है, तो 7 इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 14। तो इस चीज को याद रखिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, अब एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि अब कुछ इसी से संबंधित कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, तो आपको ये क्वांटम नंबर से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब हम क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल, यानी थर्ड सेल में मैक्स मतलब टोटल कितना, कुल कितने कक्षक की संख्या होंगे। ठीक है, यानी तीसरे सेल में कुल कितने कक्षक होते हैं। ठीक है, ये निकालना है। तो जैसे इसे देखिए n बराबर यानी 3, n बराबर क्या बोल रहा है 3 बोल रहा है, तो देखिए दो मेथड से बना सकते हैं। n बराबर 3 बोल रहा है तो आप यहाँ पे बोलिए कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे 2n²। तो यहाँ पे बात करते हैं तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल कितना हो जाएगा 2n² होता है, 2 × 3k², यानी आ गया कितना यहाँ से 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल की संख्या होगा तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 18/2 कर देंगे, यानी 9, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा देखिए मेथड, अब यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड है कि जैसे n बराबर 3 है तो l के मान 3 पॉसिबल होता है, l के मान 3 आता है सबसेल के लिए, अभी 3 सबसेल होंगे तो l के मान 3 आएगा। कौन आएगा, 0 से लेके जैसे होता है इसका l के मान कहाँ से 0 से लेके n-1 तक, तो n-1 तक 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ये होगा। तो अब यहाँ पे जैसे 0 होगा तो 0 में कौन रहता है सबसेल s। ठीक है, 1 किसके लिए होता है मान l के, तो p। ठीक है, p के लिए l के मान होता है 1, और यहाँ पे d के लिए 2 होता है। तो इस तरह से आपको आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल की संख्या होता है, ये सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या 1 होता है, p सबसेल में 3 और d सबसेल में 5, इसको ऐड करेंगे तो 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी 9 आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप कोई मेथड लगा करके बना सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर पॉसिबल, यानी बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मतलब एक सेट है
ठीक है, जो क्वांटम नंबर पॉसिबल है। ठीक है, इनमें से कौन सा सेट जो है क्वांटम नंबर पॉसिबल होगा। अब देखिए किसी भी एक चीज हमको पता है कि किसी भी एटम के लिए, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, सभी क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या है उनके लिए बराबर नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट बोल रहा है n बराबर 3, l बराबर 3, m बराबर 2, s बराबर +1/2। तो देखिए, तो यहाँ पे कहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पे आपको पकड़ना है कि कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, तो आप देखिए, हम यहाँ पे चारों क्वांटम संख्या में पढ़ चुके हैं कि n बराबर 3 होता है तो l के मान 0 से -1 तक, तो l के मान कभी भी n से, ठीक है ना, तो बराबर होगा और ना बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए l के मान हर समय n से कम होता है, तो यहाँ पे बराबर दिया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि n जो होता है हर समय l से बड़ा होता है, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये जो होगा ये गलत। ठीक है, यानी ये सेट पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, n बराबर 1 है, l बराबर 0, m बराबर +1, s बराबर -1/2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपको लग रहा है, इस जगह, यहाँ पे जो था इस जगह पर था पहला में, ए में, अब बी में जो है इस जगह पर है। क्यों? क्योंकि देखिए एल के मान यदि 0 है, क्योंकि n बराबर 1 है तो 0 हो सकता है, l 0 सही है, ये क्योंकि कम ही होगा। आगे देखिए m बराबर +1। अब देखिए +1, क्योंकि m के मान l पर डिपेंड करता है, तो l का मान जो m का जो मान होता है वह l से लेकर के -l तक हो, मतलब -l से लेकर के l तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +1 दिया है, तो क्योंकि l का मान 0 है तो इसको मान 0 ही केवल होना चाहिए था, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मान आया है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम क्वांटम में पढ़ चुके हैं कि l के जो, देखिए यहाँ पे जो मान दिखाई, देखिए l के जो भी मान होगा, ठीक है, m के जो मान होता है इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता, l से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ये चीज दे दिया है इसलिए ये गलत है। आगे देखिए, n बराबर 5 है, l बराबर 4, ये पॉसिबल है। आगे देखते हैं, m बराबर -4, ये भी पॉसिबल है। s बराबर 0, ये 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि s डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गलत हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, n बराबर 6, l बराबर 5, m बराबर -5, s बराबर +1/2। ठीक है, देखिए ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है n बराबर 6, l बराबर इससे कम ही है, m बराबर -5 भी है, तो s बराबर ये सारा कुछ, मतलब ये बोल सकते हैं डी पॉसिबल है, तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n + l ऑफ द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित का क्या करना है, n + l का मान निकालना है। तो आप देखिए कि ये सबका n क्या है और l क्या है। देखिए यहाँ देखिए, किसी भी हम सबसेल को कुछ किस प्रकार से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जब भी मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा बार में लिखते हैं वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब ये सबसेल लिखते हैं। तो जो सबसेल, सिर्फ आप किसी भी सबसेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय सिर्फ एक सबसेल नहीं डिनोट कर सकते हैं, उसके हम पहले सेल की संख्या, किस सेल का सबसेल है, इस चीज को ज्ञात कर लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप हम लिखे उसी तरह से सबको लिखते हैं। वहां पर n + l का मान, तो आप देखें कि जो फर्स्ट बार में जो दिया हुआ है वह n के मान होगा, और ई जो दिया हुआ है s वो है l के मान। ठीक है, जैसे देखिए को हम यहाँ पे पहले से बना चुके हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पे जो n बराबर 1, क्योंकि इसके लिए जो लिखा हुआ है 1s है, तो 1s है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो नंबर है वह n को डिनोट करेगा, और जो सबसेल है वो l को। तो यहाँ पे देखें जो n बराबर 1 है, तो l बराबर, तो s के लिए l के मान कितना होता है, 0, तो 0 लिख दिए, तो n + l के मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 2, तो l बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो n + l के मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो n बराबर 3 है और l बराबर p के लिए l के मान कितना होता है, 1। अब यहाँ पर n + l के मान जब निकालेंगे तो जोड़ इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो n बराबर 5 है, ठीक है, और l बराबर कितना हो जाएगा, d के लिए l के मान कितना होता है, 2, तो यहाँ पर n + l के जो मान आएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, यानी कौन से क्वांटम जो संख्या है वह आंशिक नहीं हो सकता है, आंशिक नहीं हो सकता है। तो आप सोचिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या प्रिंसिपल हो सकता है, सही, प्रिंसिपल कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल भी होगा। और देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगला है एजीमुथल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वह 0 से लेके आगे के मान जाता है, तो इसलिए एजीमुथल होगा। दूसरा भी क्वांटम हो सकता है एजीमुथल, एजीमुथल, ठीक है, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम संख्या हो सकता है। तीसरा जो हो सकता है मैग्नेटिक भी हो सकता है, कि मैग्नेटिक भी फ्रैक्शन नहीं होता है, नेगेटिव होगा लेकिन बोल सकते हैं कि वह फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, हो गया सेकेंड, हो गया, देखिए थर्ड में हो सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है। अब देखिए आगे, देखिए स्पिन क्वांटम नंबर हो सकता है, स्पिन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन होता है तो वो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी क्योंकि स्पिन जो 3 हो सकता है, फर्स्ट से लेकर तीनों हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो सकता है, एजीमुथल और मैग्नेटिक, तीनों जो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन स्पिन नहीं, स्पिन फ्रैक्शन होता है। आगे देखिए विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0, यानी कौन सा क्वांटम संख्या है जो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कौन है वो? प्रिंसिपल, सही, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। आगे देखिए विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, यानी कौन से क्वांटम नंबर है जो निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निगेटिव नहीं हो सकता है, 1 से स्टार्ट होता है, ना 0 हो सकता है ना निगेटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी सब हो, ठीक है। अब एक चीज और एक चीज कौन होगा? एजीमुथल, एजीमुथल भी 0 से स्टार्ट होता है, निगेटिव से नहीं, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक में निगेटिव होता है, स्पिन भी निगेटिव होता है। आगे देखिए बनाना है कैलकुलेट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को क्या ज्ञात करना है वो चीज को देखेंगे। देखिए अगला फर्स्ट जो बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सब सेल, मतलब एन सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। एन सब सेल मतलब क्यों सब सेल बोल रहा है, सो देखिए हम स्टार्ट होते हैं पी से, तो पी सॉरी के से, तो के एल एम एन यानी 4, यानी चौथा सेल, यानी बोल सकते हैं एन बराबर कितना है 4। तो 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 के स्क्वायर, आप इस फॉर्मूला पे रख के बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 16 16 दूनी क्या होगा 32, यानी एन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकता है। आगे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है, तो पी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, देखिए पी आपसे जोड़ के देखिए के एल एम एन, ठीक है, सॉरी पी सब सेल, तो पी सब सेल जो होगा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो पी सब सेल में कितने सेल होते हैं, पी सब सेल में सेल ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। पी में देखिए हमें बता चुके हैं 6 होते हैं, पी सब सेल है, सॉरी हम सोच रहे थे कि सेल है इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। चलिए यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सब सेल एंड ऑर्बिटल इन ओ सेल। अब देखिए ओ सेल आ गया, ओ सेल के, ठीक ना, एल एम एन ओ, यानी 5वां ऑर्बिट होगा, यानी एन बराबर जो होगा यहाँ पर एन बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, एन बराबर जो होगा वो 5 होगा। तो इसमें जो निकालना है वो सबसेल की संख्या, तो सबसेल जो होंगे एन के मान के बराबर होता है, तो सबसेल कितना हो जाएगा यहीं पे लिख देते हैं, देखो सबसेल जो होगा वो 5 हो सकता है। और ऑर्बिट कितना हो जाएगा ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल देखिए किसी भी एन के लिए ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो 5 के स्क्वायर कर देंगे 5 के स्क्वायर तो 25 और, ठीक है, तो 25 ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। गाइज
ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो सारा टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाए हैं। ठीक है, आप उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, ठीक है, और उस पर क्लिक करें। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो वाला पार्ट खुल जाएगा, तो आप उससे आप देखें और समझें। ठीक है, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया हुआ है। ठीक है, आप उसको अवश्य देखें और समझें। थैंक यू सो मच।